करें शुरू आज की क्लास को। ठीक है, तो लास्ट क्लास में क्या डिस्कस कर लिया था बेटा, फटाफट से बता दो एक बार। वी हैव डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। कहाँ इमरजेंस हुआ था डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ने की रिक्वायरमेंट कहाँ पड़ी थी? व्हेन वी वर स्टडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। बिकॉज डोमेस्टिक इनकम क्या होती है अपनी? सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्नड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी, no matter whether it has been earned by normal resident or non-resident. Whereas national income क्या होती है? It is sum total of factor income earned by normal resident, no matter it has been earned within domestic territory or outside the domestic territory. So हमें दो चीजें पढ़ने की रिक्वायरमेंट थी, and that is what? That is domestic territory and normal resident. तो डोमेस्टिक टेरिटरी का कॉन्सेप्ट हमने कंप्लीटली पढ़ लिया था। और बेसिकली क्या चीजें पढ़ी थी कि जो भी हमारा ज्योग्राफिकल टेरिटरी है, जो भी हमारा ज्योग्राफिकल एरिया है, उसमें चार चीजें तो इंक्लूड होती है और दो चीजें एक्सक्लूड होती है। पहली कौन सी चीज इंक्लूड होती है? टेरिटोरियल वाटर्स अप टू 12 नॉटिकल माइल्स। 1 नॉटिकल माइल इज इक्वल टू 1.852 किलोमीटर्स। सेकेंड थिंग, शिप्स एंड एयरक्राफ्ट्स ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ द नेशन। ठीक है, नो मैटर वो कहीं पे भी चल रहे हो, दैट शुड बी ऑफ द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द नेशन। जैसे मोटा भाई के अगर प्लेन्स दुनिया में कहीं पे भी चल रहे हैं, वो किसके माने जाएंगे? वो इंडिया का बेसिकली डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। थर्ड बात क्या करी थी? नेचुरल ऑयल एंड गैस रिग्स, फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म्स, है ना, ओन्ड ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स इन इंडिया टेरिटोरियल वाटर और where the country has exclusive right to extract। जैसे मैंने कहा था, बांग्लादेश ने बोला कि भैया हमारे पास ऑयल तो है बट वी कैन नॉट एक्सट्रैक्ट इट, आपके यहां से किसी को भेज दो। अब वो जो बेसिक यू समझ लो जो नेचुरल ऑयल गैस रिग होगा, अगर उसके ऊपर कंट्रोल इंडियन का है तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाएगा। और फोर्थ बात हम लोगों ने क्या करी थी? इंडियाज फॉरेन एम्बेसीज, इंडियाज कॉन्सुलेट्स, है ना, एंड इंडियाज मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट लोकेटेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ये सारी चीजें इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होता है। प्लस इंडिया की ज्योग्राफिकल टेरिटरी पे दो चीजें हैं जो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं होगी, चाहे वो इंडिया की ज्योग्राफिकल एरिया पे हो। वो क्या होगा? हमारे दिल्ली में कितनी भी कंट्रीज है ना, जिनसे हमारे फॉरेन रिलेशंस है, उनके क्या होंगी? एम्बेसीज लोकेटेड होगी, यानी फॉरेन एम्बेसीज, फॉरेन कॉन्सुलेट्स एंड फॉरेन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स लोकेटेड इन आवर नेशन, वो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं माने जाएंगे। और एक और चीज, ऑफिसेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि IMF, वो बेसिकली यूएनओ, है ना, और इसी के साथ में WHO, इनके अगर ऑफिसेज हमारे इंडिया में हैं, दे विल नॉट बी ट्रीटेड एज अ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ आवर नेशन इंडिया। क्लियर है क्या? ये कुछ चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी। ठीक है, तो जो भी डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होता है, वहां पे अगर कोई इनकम जनरेशन हो रहा है, सो दैट विल बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम। लेकिन जो डोमेस्टिक टेरिटरी के एक्सक्लूजन्स है, अगर वहां पे कोई इनकम जनरेट हो रही है तो उसको हम इंडिया की डोमेस्टिक इनकम का पार्ट नहीं मानेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस करवाऊंगा, वी विल गेट द क्लैरिटी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सो वी नीड टू मूव फर्दर एंड वी नीड टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। क्या पढ़ना है? कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मल रेजिडेंट। कौन होता है नॉर्मल रेजिडेंट? वेरी सिंपल, नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री मींस, है ना, अ पर्सन हु ऑर्डिनरली रिजाइड्स इन द कंट्री कंसर्न। यानी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट कौन होगा? ठीक है, वो इंडिया का सिटीजन भी हो सकता है और किसी दूसरे नेशन का भी सिटीजन हो सकता है। फर्स्ट कंडीशन, ही शुड बी ऑर्डिनरली रिजाइडिंग इन द कंट्री कंसर्न, दैट इज इंडिया, एंड हिज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट शुड ऑल्सो बी इन इंडिया। अब ऑर्डिनरली रेजिडेंट का मतलब क्या है? एक साल या उससे ज्यादा के पीरियड के लिए नॉर्मली वो कहां रहे? हमारे नेशन में ही रहे। ठीक है, तो लेट सपोज कि टाटा मोटर्स ने एक डिजाइनर को अपॉइंट किया या किसी CEO को अपॉइंट किया, किसी CFO को अपॉइंट किया, वो बेसिकली कैनेडियन है, वहां से वो पर्सन इंडिया में आया और इंडिया का पूरा डिजाइनिंग हेड बेसिकली वो क्या है? अपॉइंट हुआ। अब वो पिछले 2-3 साल से इंडिया में ही रह रहा है। क्या कह रहा है? पिछले 2-3 साल से इंडिया में ही रह रहा है। अब उसके पास सिटीजनशिप कौन सी है? कनाडा की। ठीक है, लेकिन रह कहां रहा है? इंडिया में। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां है? इंडिया में। सो ही विल बी ट्रीटेड एज द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, नो मैटर ही इज द सिटीजन ऑफ कनाडा। समझ रहे हो? सिमिलरली मैंने बताया कि ओरेकल USA में इंडिया से किसी पर्सन की क्या लगी? जॉब लगी।
वो पिछले 2 साल से ओरेकल में काम कर रहा है, यूएसए में ही रह रहा है, यूएसए में ही कमा रहा है, यूएसए में ही खर्च कर रहा है, तो वो इंडिया का सिटीजन तो है लेकिन इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, तो अब कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम लोग समझेंगे कि कौन कौन नॉर्मल रेजिडेंट्स होते हैं और कौन कौन नॉर्मल रेजिडेंट्स नहीं होते, क्योंकि नॉर्मल रेजिडेंट्स की इनकम को ही हम नेशनल इनकम में शामिल करेंगे एंड जो नॉन रेजिडेंट है उनकी इनकम को नेशनल इनकम में से एक्सक्लूड करेंगे। क्या करेंगे? एक्सक्लूड करेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलिए, सो ऑर्डिनरली रिजाइडिंग का मतलब बहुत क्लियर था। क्या था ऑर्डिनरी रिजाइडिंग का मतलब? 1 साल या उससे ज्यादा वो इंडिया में रहे, है ना। अगेन जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंडीशन होती है वो क्या होती है? सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन है ना, उनके लिए ये 1 ईयर वाली कंडीशन बड़ा मुश्किल है कि 365 दिन साल में अगर तुम काउंट करने बैठोगे तो 365 डेज में से हो सकता है 200 दिन बाहर रहा हो, बट स्टिल उसका दिल कहां था? हिंदुस्तान में था। ठीक है, यार मैं कमा किसके लिए रहा हूं? इंडिया के लिए। मैं बचाऊंगा कहां पे? इंडिया में। मैं इन्वेस्टमेंट कहां पे करूंगा? इंडिया में। सो ही विल बी रिगार्डेड एज अ नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्या ये बात क्लियर है? ठीक है, चलिए, तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट मींस रेजिडेंट कैरीज आउट बेसिक एक्टिविटीज ऑफ अर्निंग, यानी जो उसका दिल है भैया वो कहां रहे? हिंदुस्तान में रहेगी। बेसिकली बात ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड। अब इसमें क्या क्या या किन किन लोगों को हम लोग इंक्लूड करते हैं, ध्यान रखना। नॉर्मल रेजिडेंट्स में क्या क्या इंक्लूड करते हैं, एग्जांपल्स के साथ समझिएगा आप लोग। ठीक है, अच्छा, सिटीजन्स ऑफ नेशन यानी मेरे कंट्री के लोग। ठीक है, कंडीशनली हु आर लिविंग इन द कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, जो 1 साल या उससे ज्यादा रहते हैं, एंड हुज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन द कंट्री। जैसे मैं कहां रह रहा हूं? इंडिया में रह रहा हूं। पिछले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल क्या पिछले 10 साल में इंडिया से बाहर नहीं गया। ठीक है, क्लियर। काम कहां कर रहा हूं? सर इंडिया में ही कर रहा हूं। मेरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां है? इंडिया में ही। अब ये बात अलग है, हो सकता है राजस्थान में, हो सकता है पंजाब में, हो सकता है हरियाणा में, हो सकता है दिल्ली में, हो सकता है बॉम्बे में, लेकिन मैं कहां रह रहा हूं? इंडिया में ही रह रहा हूं। मेरा सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी क्या है? इंडिया में। कमाता कहां हूं? इंडिया में। बचाता कहां हूं? इंडिया में। खर्च कहां करता हूं? इंडिया में। आई बात समझ? प्रॉपर्टी कहां एक्यूमुलेट कर रहा हूं? इंडिया में। इन्वेस्टमेंट कहां कर रहा हूं? इंडिया में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, क्लियर। तो वो कौन है? मतलब मैं नेशन का सिटीजन हूं, आई एम अ इंडियन, और इंडिया का ही क्या हूं? नॉर्मल रेजिडेंट हूं। तो हम सब लोगों के जो भी फैमिली के लोग हैं या हम लोग भी हैं, वी आर द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। हम कौन है? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि हम 1 साल या उससे ज्यादा जनरली कहां रहते हैं? इंडिया में ही रहते हैं, और हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी क्या है? इंडिया में ही है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं सिटीजन्स ऑफ अनदर नेशन। जैसे मैंने बताया था अभी आपको, टाटा मोटर्स के अंदर एक कैनेडियन डिजाइनर है ना, वो कैनेडियन डिजाइनर अपॉइंट हुआ, टाटा मोटर्स ने अपॉइंट किया। वो नेशन तो कौन सी नेशन का सिटीजन है? कनाडा का सिटीजन है, बट ही इज लिविंग इन द इंडिया, क्योंकि वो किसके अंदर काम कर रहा है? टाटा मोटर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। कहां काम कर रहा है? टाटा मोटर्स। हम लोग सर्विसेज लेते हैं ना, फॉरेनर्स की सर्विसेज ले सकते हैं। जैसे हमारे देश के लोगों को कोई कंट्री, बाहर से कोई कंट्री लेके जा रही है ना, वहीं हम लोग क्या कर रहे हैं? कोई बहुत एक्सपर्ट पर्सन है, उसको हम लोग अपने यहाँ पे लेके आ सकते हैं, राइट क्या? सो सिटीजन्स ऑफ अनदर नेशन who are living in the country concerned for a period of 1 year or more, यानी पहली कंडीशन तो क्या हो गई? 1 साल या उससे ज्यादा, and whose center of economic interest also lies in such country। जैसे मैंने क्या बोला, टाटा मोटर्स के अंदर कोई डिजाइनर अगर वर्किंग है तो, ठीक है ना। अब बेसिकली ओरेकल ने इंडिया में ब्रांच डाली, ओरेकल ने टॉप लेवल का जो पर्सन है वो यूएसए से अपॉइंट करके इंडिया भेज दिया कि इंडिया के सारे ऑपरेशंस क्या करोगे? आप देखोगे। आप 3 साल के लिए क्या जा रहे हो? डेप्यूटेड हो। कहां पे? इंडिया में। तो अब वो पर्सन कहां का है? यूएसए का है, लेकिन काम कहां कर रहा है? ओरेकल इंडिया ऑफिस के अंदर, और 3 साल से यहीं पे है। तो उसका मेन अर्निंग मोटो क्या है? ओरेकल में रह के कमाना। कहां पे? इंडिया में रह के कमाना। समझ रहे हो? तो रेजिडेंटशिप क्या होती है? एवरी ईयर काउंट होती है। रेजिडेंटशिप क्या होती है? एवरी ईयर काउंट होती है। क्या ये बात क्लियर है? क्लियर है? चलो नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं अगेन सिटीजन ऑफ नेशन, यानी हमारे देश के लोग। क्या? सिटीजन ऑफ नेशन। ठीक है, मैंने पहली बात करी सिटीजन ऑफ आवर नेशन, जो हमारे ही देश में रह रहे हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी हमारे यहीं पे है। सिटीजन ऑफ अनदर नेशन, जो हमारे देश में ही रह रहे हैं 1 साल से ज्यादा, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है? हमारे नेशन के अंदर है। अब मैं बात कर रहा हूं हमारे देश के लोग, है ना, दोज हु आर लिविंग इन एनी अदर नेशन बट लेस देन
1 ईयर, 1 साल से कम। हो सकता है 7 महीने रहे, हो सकता है 8 महीने रहे, हो सकता है 9 महीने रहे, लेकिन एंड देयर सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाइज इन ओन नेशन इंडिया, है ना। जैसे कि मान लो टाटा मोटर्स यहां पे भी ऑपरेट करता है, और टाटा मोटर्स ने जैगवार और लैंड रोवर को भी क्या कर रखा है, एक्वायर कर रखा है। अब जैगवार और लैंड रोवर के यूएसए के अंदर जो प्लांट है, यहां से किसी हायर अथॉरिटी को उन्होंने वहां भेज दिया कि तुम जाओ वहां पे थोड़ा सा ऑपरेशंस वगैरह सीख के आओ, 3-4 महीने 5 महीने ट्रेनिंग करके आओ। तो वो 1 साल तो इंडिया में नहीं रहा ना, 1 साल तो इंडिया में नहीं रहा ना, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां था, इंडिया में। क्या था उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट, इंडिया में। ऐसी बहुत सारी एमएनसीज हैं, है ना, जो बाहर की कंपनीज इंडिया में भी काम कर रही है। एमएनसी क्या होती है, मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसका एक कंट्री से ज्यादा कंट्रीज के अंदर बेसिकली बिजनेस होता है, कारोबार होता है, ठीक है ना। तो ये कंपनीज बेसिकली क्या करती है, जैसे इंडिया की कोई कंपनी है, उसने अपने यहाँ के किसी स्टाफ को किसी दूसरी जगह पे क्या कर दिया, भेज दिया, काम सीखने के लिए, काम करने के लिए, काम का बेसिकली वॉच करने के लिए, उनको ट्रेनिंग देने के लिए कि आपको इस तरीके से काम करना है। अब वो एक एम्प्लॉई 4-5 महीने 6 महीने कहीं बाहर रह के आ रहा है, मान लो मैं तो कह रहा हूँ 1 महीने रह के आया, तो क्या वो कंप्लीट 1 साल इंडिया में रहा, नहीं, 11 महीने रहा, 1 साल बाहर, 1 महीना बाहर रहा, लेकिन उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट था क्या, इंडिया। अगर उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया था, सो ही और शी विल बी रिगार्डेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ नेशन, चाहे वो 1 साल वाली कंप्लीट कंडीशन फुलफिल नहीं करे। उसका दिल कहां होना चाहिए, हिंदुस्तान में होना चाहिए। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिटीजन्स ऑफ नेशन, यानी अगेन हमारे देश के लोग, ठीक है ना, क्लियर। अब ये जो कल कौन पॉइंट पूछ रहा था मुझसे, वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है, इसमें ध्यान रखना। हु आर वर्किंग इन द फॉरेन एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और ऑफिसेस ऑफ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड इन नेशन ब्रैकेट इंडिया। क्या बोल रहा हूं मैं, हु आर वर्किंग इन द फॉरेन एम्बेसीज, कॉन्सुलेट्स और ऑफिसेज ऑफ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएनओ, आईएमएफ, डब्ल्यूएचओ, जो कहां काम कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को उस पिक्चर का डायलॉग याद कराया था, बजरंगी भाईजान मूवी थी, वो बंदा वहां जाके बोलता है कि तुम्हारे देश की बच्ची है, वो क्या बोलता है, भैया मैं खुद पाकिस्तान एम्बेसी में काम करता हूं, आई एम इंडियन, मैं सिर्फ यहां पे क्या कर रहा हूं, काम कर रहा हूं। आई बात समझ में। अब सोच के देखो, इन एम्बेसीज के अंदर जो बेसिकली स्वीपिंग स्टाफ होगा, है ना, हाउसकीपिंग स्टाफ होगा, कहां से लेके आएंगे, वहां से लेके आएंगे क्या, नहीं ना, इंडिया से ही किसी एजेंसी की सर्विस लेंगे। तो ये लोग कहां काम कर रहे हैं, ये लोग बेसिकली हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे हैं। कहां काम कर रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में काम कर रहे हैं। इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी क्या है, इंडिया में ही पैसा कमाना, इंडिया में ही पैसा क्या करना, अर्न करना। तो ये क्या हुए, ये क्या हुए, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हुए, ये क्या हुए, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट हुए। लेकिन पाकिस्तानी एम्बेसी क्या है, क्या इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट है, द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो पाकिस्तानी एम्बेसी इज नॉट द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ नेशन। तो अब ये लोगों की जो अर्निंग आएगी ना, उसको हम लोग क्या मानेंगे, क्या ये इनकम डोमेस्टिक टेरिटरी में अर्न हुई, द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ये अर्निंग कहां से आई, फॉरेन से आई, पाकिस्तान से आई। तो इस अर्निंग को हम क्या बोलेंगे, फैक्टर इनकम अर्न्ड फ्रॉम अब्रॉड, यानी फीफा। क्या बोलेंगे, फीफा। अब इसे नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि सुनना आप लोग ध्यान से, मैंने क्या कहा, नेशनल इनकम में मैटर क्या करता है, इनकम कौन कमा रहा है। तो जो स्वीपिंग स्टाफ वहां काम कर रहा है वो कौन है, नॉर्मल रेजिडेंट है। तो सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट, नो मैटर इट हैज बीन अर्न्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। सोचो इंडियन एम्बेसी, सॉरी इंडिया के किसी पीएम ऑफिस के अंदर, है ना, एक बेसिकली ये 4th क्लास जो स्टाफ है या ये जो हाउसकीपिंग स्टाफ है, उसको काम मिला, और उसी एजेंसी से किसी को काम मिला पाकिस्तान एम्बेसी में। अगर इंडियन पीएमओ उसको पैसा दे रहा है, तो वो जो स्टाफ काम कर रहा है वो कहां काम कर रहा है, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। और जो पाकिस्तानी एम्बेसी से जो पैसा आ रहा है, ये कहां से आ रहा है, फीफा। लेकिन है तो दोनों ही लोग क्या, नॉर्मल रेजिडेंट ना, है तो दोनों ही लोग क्या, नॉर्मल रेजिडेंट, क्योंकि सबका इंटरेस्ट क्या है, इंडिया में रह के काम करना। क्या करना, इंडिया में रह के काम करना। क्लैरिटी हुई, क्लैरिटी हुई, समझना। एक हाउसकीपिंग एजेंसी है, उन्होंने ही पीएमओ में स्टाफ सप्लाई किया, उन्होंने ही पाकिस्तान एम्बेसी में स्टाफ सप्लाई किया। जो पीएमओ में स्टाफ काम कर रहा है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में कर रहा है, जो पाकिस्तान एम्बेसी में स्टाफ काम कर रहा है उनको इनकम कौन देगा, पाकिस्तान की एम्बेसी मान लो दे रही है। क्या दे रही है, पाकिस्तान की एम्बेसी दे रही है। तो उनकी इनकम का नेचर क्या है, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड।
और पीएमओ में जो स्टाफ काम कर रहा है उसकी इनकम का नेचर क्या है? फैक्टर इनकम अर्नड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। बट दोनों ही इनकम है किसकी? नॉर्मल रेजिडेंट की इनकम है, इसलिए दोनों ही इनकम किस में शामिल होगी? इंडिया की नेशनल इनकम में शामिल होगी। बोलो बात क्लियर है? बोलो बात क्लियर है? ठीक है, डोमेस्टिक इनकम में पीएमओ वाली इनकम शामिल होगी, डोमेस्टिक इनकम में पीएमओ वाली इनकम शामिल होगी, पाकिस्तान एम्बेसी वाली इनकम शामिल नहीं होगी, लेकिन नेशनल इनकम में दोनों शामिल। अगेन समझना मेरी बात को, डोमेस्टिक इनकम में इंडियन पीएमओ वाली इनकम शामिल होगी। कौन सी? इंडियन पीएमओ वाली, क्योंकि वो इनकम जनरेट कहां हो रही है? इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में। लेकिन जो अपने पास पाकिस्तानी एम्बेसी से जो इनकम जनरेट हो रही है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में जनरेट नहीं हो रही है, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में नहीं आएगी, लेकिन इंडिया की नेशनल इनकम में आएगी। कहां आएगी? इंडिया की नेशनल इनकम में आएगी, क्योंकि नेशनल इनकम मैटर क्या करता है कि कमा कौन रहा है, और डोमेस्टिक इनकम में मैटर क्या करता है? कमाई कहां जा रही है। ठीक है, डोमेस्टिक इनकम टेरिटरी में मैटर करता है और जो नेशनल इनकम है वो रेजिडेंट मैटर करता है ना, यानी वो रेजिडेंशियल से बेसिकली काम चलती है। चले आगे, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं डिप्लोमेट्स, ऑफिशियल्स, एम्बेसडर्स एंड मेंबर्स ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। ठीक है ना, ऑफ नेशन, किसके? इंडिया की। ठीक है ना, किसके? इंडिया के आर्म्ड फोर्सेस जो है, ठीक है ना, लोकेटेड पोस्टेड एनीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर एग्जांपल बात करूं, ठीक है, इंडियन एम्बेसडर, क्या हुआ ये? ठीक है ना, इंडियन एम्बेसडर इन द वर्ल्ड। एक मिनट, कितनी टोटल 5 बातें हम लोगों ने पढ़ी है। सबसे पहला देखो फटाफट से, क्या है? सिटीजन्स ऑफ नेशन हु आर लिविंग इन द कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year or more and whose center of economic interest also lies in that country. So this is the first point, यानी हमारे देश के लोग जो 1 साल या उससे ज्यादा हमारे नेशन में ही रहते हैं और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहां होता है? नेशन में ही होता है, जैसे कि मैं, जैसे कि आप, जैसे कि आपके घर वाले, जैसे कि है ना मेरे घर वाले। सिमिलरली बात करें तो सिटीजन्स ऑफ अनदर नेशन, जो कि हमारी कंट्री में 1 साल या उससे ज्यादा रहते हैं और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट स्टिल कहां पे? हमारे नेशन में। जैसे कि मैंने क्या बोला, टाटा मोटर्स के अंदर एक कनाडियन बेसिकली डिजाइनर जो काफी टाइम से बेसिकली क्या कर रहा है? काम कर रहा है पिछले 2-3 सालों से। फिर मैंने बात करी सिटीजन्स ऑफ अनदर आर नेशन, जो किसी दूसरे नेशन में तो काम कर रहे हैं लेकिन 1 साल से कम, 1 साल से कम, या यूं समझो कि हमारे नेशन में रह रहे हैं, मेजरली हमारे नेशन में रहते हैं, कुछ समय बाहर रह के आते हैं, लेकिन उसका स्टिल इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे? हमारा नेशन में ही। एग्जांपल मैंने क्या दिया, इंडिया से कोई फर्म है, बेसिकली उन्होंने कहा बाहर जाके काम सीख के आओ, ट्रेनिंग लेके आओ या कुछ और ट्रेनिंग दे के आओ और वापस आ जाओ, तो उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे? इंडिया में ही रहेगा। नेक्स्ट मैंने बात करी सिटीजन्स ऑफ आर नेशन हु आर वर्किंग इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और फॉरेन एम्बेसीज एटसेट्रा। अब ये लोग रहते कहां पे? इंडिया में। इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी क्या है? इंडिया में। इनको बोलो कि भैया तुम एक काम करो, किसी दूसरे देश में जाके कमा लो, तो ये बोलेंगे नहीं भैया हम वहां पे नहीं जाएंगे, हम तो कहां रहने वाले हैं? हम इंडिया में ही रह के काम करेंगे। एंड फिर फाइनली मैंने बोला इंडिया के डिप्लोमेट, इंडिया के ऑफिशियल्स, इंडिया के एम्बेसडर्स और इंडिया के मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, जो कि दुनिया में कहीं पे भी लोकेटेड हो, दे ऑल विल बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया। वो कहां, किसके लिए काम कर रहे हैं? इंडिया के लिए काम कर रहे हैं। सो दे विल बी रिगार्डेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया ओनली। बराबर क्या? अब हम बात करते हैं नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री डू नॉट इंक्लूड, है ना, क्या बात कर रहे हैं? डू नॉट इंक्लूड यानी एक्सक्लूड। अब किनको एक्सक्लूड करता है कि नॉर्मल रेजिडेंट? सुनना ध्यान से। सबसे फर्स्ट टाइम या सबसे फर्स्ट चीज क्या? फॉरेन एम्बेसडर्स, फॉरेन ऑफिशियल्स एंड फॉरेन डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस पोस्टेड इन इंडिया। विद एग्जांपल ध्यान रखें, रशियन एम्बेसडर इन एम्बेसी ऑफ रशिया इन इंडिया, ये कहां का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा? ही विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ रशिया। कहां का नॉर्मल रेजिडेंट मानोगे इसको? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ रशिया का। रहता कहां पे? इंडिया में। भले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल रहे, बट स्टिल इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां पे? रशिया में। किसके लिए काम कर रहा है? रशिया के लिए काम कर रहा है। ही विल बी रिगार्डेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ रशिया, राइट? तो ये पहली बात हो गई। नेक्स्ट, ऑफिसेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। मैंने एक बात बताई थी कि नॉर्मल रेजिडेंट मींस द पर्सन एज वेल एंड द इंस्टीट्यूशन एज वेल। 2 बात बताई थी ना कि भाई नॉर्मल रेजिडेंट का मतलब क्या होता है?
नॉर्मल रेजिडेंट मीन्स इंडिविजुअल एज वेल एंड इंस्टीट्यूशन एज वेल। इंडिविजुअल बोले तो मुकेश अंबानी, इंडिविजुअल बोले तो या इंस्टीट्यूशन बोले तो जियो या फिर रिलायंस, ठीक है, रतन टाटा और टाटा मोटर्स, गौतम अडानी एंड अडानी कॉर्पोरेशंस, ठीक है। वैसा तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि ऑफिसेज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यानी एज एन इंस्टीट्यूशन क्या ये नॉर्मल रेजिडेंट हैं, जैसे कि आईएमएफ, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, ये सब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, WHO, UNO, इनके ऑफिसेज लोकेटेड इन द कंट्री एंड इनमें काम करता हुआ फॉरेन स्टाफ, इनमें काम करता हुआ फॉरेन स्टाफ, क्या ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो, है ना। जैसे कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यूएसए एम्बेसी इन इंडिया, है ना, रशियन एम्बेसी इन इंडिया, पाकिस्तान एम्बेसी इन इंडिया, है ना, बेसिकली रशियन डायरेक्टर वर्किंग इन यूएनओ इन इंडिया, रशियन डायरेक्टर वर्किंग इन यूएनओ इन इंडिया। तो ना तो यूएनओ इंडिया की डोमेस्टिक नॉर्मल रेजिडेंट है, ना ही उसमें काम करने वाला कोई रशियन है, जापानीज है या पाकिस्तानी है, वो बेसिकली क्या है, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है। हाँ, इन ऑफिसेज में काम करने वाले इंडियंस इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे, क्योंकि ये क्या है, इंटरनेशनल एजेंसीज है। अगेन मैं बता रहा हूं, सबसे इजी एग्जांपल क्या लेते हैं, सबसे इजी एग्जांपल लेते हैं अपन, क्या, स्वीपिंग स्टाफ जो है ना, या हाउसकीपिंग स्टाफ जो, ये बाहर से तो लेके आएंगे नहीं ना, इंडिया से ही लेके आएंगे। तो वो अगर लोग यहां काम कर रहे हैं, दे विल बी रिगार्डेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ नेशन। लेकिन इसके अलावा किसी भी दूसरे नेशन का कोई स्टाफ इन इंटरनेशनल ऑफिसेज में काम कर रहा है, सो दे विल नॉट बी रिगार्डेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया। उनको हम इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानेंगे। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? आगे बढ़े, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट है बेटा क्या, फॉरेन स्टाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनी, फॉरेन स्टाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनी। अब समझना आपने पास, जब नॉर्मल रेजिडेंट की बात करते हैं तो नॉर्मल रेजिडेंट में हमने कहा इंडिविजुअल भी आ रहे हैं और इंस्टीट्यूशंस भी आ रहे हैं, ठीक है। इंडिविजुअल में कैसे, जैसे मैं, आप, कोई बाहर का पर्सन जो यहाँ पे 1 साल या उससे ज्यादा काम करता है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहाँ होता है। तो जैसे बाहर का पर्सन यहाँ पे काम कर रहा है, वैसे बाहर की कंपनी भी तो काम कर सकती है ना। सोचो इंडिया में कौन कौन सी कंपनीज बाहर की है जो काम कर रही है, होंडा ऑटोमोबाइल्स, ह्युंडई ऑटोमोबाइल्स, स्कोडा, फोर्ड, है ना, सुजुकी, ये सब बाहर की कंपनीज ही है ना। इंडिया में काम कर रही है, इंडिया में प्रोडक्शन कर रही है, इंडिया में सेल कर रही है ना, इंडिया के लेबर्स को पैसा दे रही है, इंडिया की लैंड का रेंट पे कर रही है ना। लेकिन ये जो पैसा इन्वेस्ट कर रखा है इन्होंने, है ना, क्या है, पैसा जो इन्वेस्ट कर रखा है, ये कहाँ का है, इनके होम कंट्री का, ठीक है। या हो सकता है अगर इन्होंने इंडिया के स्टॉक्स यानी इंडिया के शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्ट किया और हमने उनके शेयर खरीदे, बट स्टिल कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स भी तो होंगे इसके अंदर, क्या होंगे, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर्स भी तो होंगे। बट जब ये इंडिया में रह रहे हैं तो इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या है, इंडिया में ही है, ठीक है। तो अगर आपको बोले कि ह्युंडई ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड कहां की कंपनी है, ह्युंडई, होंडा कहां की कंपनी, जापान की है ना। मैं 2 चीजें बताता हूं तुमको, होंडा ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड एंड जापानीज एम्बेसी इन इंडिया, क्या ये दोनों सेम है? ये दोनों सेम नहीं है। जापानीज एम्बेसी को इंडिया में काम करना तो इंडिया की माननी पड़ेगी क्या, लेकिन होंडा ऑटोमोबाइल्स को इंडिया में काम करना तो किसके एमिशन नॉर्म्स मानेगी, वो इंडियन गवर्नमेंट के, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस है या नहीं है? है सर। जापानीज एम्बेसी जो है वो इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, लेकिन होंडा ऑटोमोबाइल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड जो है वो इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट। समझ गए मेरी बात को? समझे मेरी बात को मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? सिमिलरली सोनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट है। चाइना की कोई कंपनी है मान लो जो इंडिया में, जैसे विनफास्ट, चाइनीज कंपनी है, अभी नहीं आई है, नाम जानते हो, विनफास्ट नाम की ईवी आ रही है अभी, है ना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं अभी विनफास्ट नाम के, ठीक है। ये इंडिया में बेसिकली क्या कर रही है, अपनी गाड़ियां सेल कर रही है। क्या कर रही है? गाड़ियां सेल कर रही है। जर्मन कंपनीज है, स्कोडा है, वॉक्सवैगन है, ये सब क्या जर्मन कार्स है, ठीक है। और सिमिलरली जर्मनी का यहाँ पे अपना एम्बेसी हो, तो जर्मन एम्बेसी जो है इंडिया में, क्या वो नॉर्मल इंस्टीट्यूशन है क्या, वो इंडिया की बात मानेंगे क्या? द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। तो जर्मन की एम्बेसी जो है वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है, लेकिन जर्मनी कार मेकर जो है वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है। क्लियर बात समझ में आ गई? समझो। तो फॉरेन स्टाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनी, तो अब समझना, होंडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, क्या बोल रहा हूं, होंडा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कहां की कंपनी है? इंडिया की। तो ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा, ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा। टोयोटा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा,
लेकिन टोयोटा अपनी 3.5 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजर इंडिया में नहीं बनाती। वो इंडिया में नहीं बनाती, मान लो वो जापान से क्या करती है, सीधा इंपोर्ट करती है। ठीक है, तो वो जो गाड़ी आ रही है वो क्या आ रही है, इंपोर्ट हो रही है, लेकिन कुछ गाड़ियां क्या बन रही है, यहां से बन रही है। ठीक है, तो अब समझना अपने पास में वो जो टोयोटा है जो जापान से बेसिकली बन के आ रही है, वहां का कोई इंजीनियर, तो वो जो टोयोटा है वो बेसिकली क्या है, नॉन रेजिडेंट कंपनी, और यहां की जो टोयोटा है वो क्या है, वो क्या है, इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट कंपनी। समझ गए। अब वहां से कोई टेक्निकल स्टाफ इंडिया में आया, वहां से कोई टेक्निकल स्टाफ इंडिया में आया और महीने 2 महीने कुछ ट्रेनिंग वगैरह देके गया या काम सिखा के गया, ये भी लैंड क्रूजर अब तुम्हारे यहाँ पे भी बनेगी, तो एक काम करना, तुम इसी तरीके से क्या करना, काम करना। तो वो तो कौन सी कंपनी है, नॉन रेजिडेंट कंपनी, और यहाँ की कंपनी कौन सी है, रेजिडेंट कंपनी। तो समझना इस चीज को, फॉरेन स्टाफ ऑफ नॉन रेजिडेंट कंपनी, यानी नॉन रेजिडेंट कंपनी हमारे इंडिया की है क्या, नहीं, वहां का जो स्टाफ जो वहीं से काम कर रहा है वो यहाँ पे अगर काम करने के लिए आया, हु हैव केम टू द नेशन फॉर द पर्पज ऑफ इंस्टॉलिंग मशीनरी, रिपेयर और टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू स्टाफ। समझ गए मेरी बात को। टोयोटा जापान से एक पर्सन आया टोयोटा इंडिया में ट्रेनिंग देने के लिए, तो वो जो टोयोटा जापान का स्टाफ है वो कहां का नॉर्मल रेजिडेंट है, जापान का नॉर्मल रेजिडेंट है। कहां का नॉर्मल रेजिडेंट है, जापान का नॉर्मल रेजिडेंट है। अपने यहाँ पे मित्सुबिशी की एसीज लगती है ना, तो मित्सुबिशी एक तो मेड इन इंडिया आता है और एक शायद मेड इन वियतनाम में, पता नहीं ऐसा कुछ है अपने पास में। ठीक है ना, 2 तरीके के मित्सुबिशीज आते हैं अपने यहाँ पे, अगर देखोगे तो मेड इन कोरिया, पता नहीं मेड इन वियतनाम, ऐसा कुछ है। तो जो यहाँ का प्लांट बेसिकली बन रहा है उसमें मशीनरीज का काम सिखाने के लिए कोई बाहर का अगर पर्सन आ रहा है यहाँ पे काम करने के लिए, तो वो है कहाँ का, नॉन रेजिडेंट, वो हमारे नेशन का रेजिडेंट नहीं माना जाएगा। ठीक है, मान लो हम लोगों ने बहुत एक 1.5-2 करोड़ रुपए 3 करोड़ रुपए की इंडिया में एक मशीनरी परचेज करी है ना, MRI सिटी स्कैन मशीनरीज परचेज करी इंडिया की किसी बेसिकली लेट्स से की लेबोरेटरी ने। ठीक है, अब वो जो मशीन है वो बाहर से एज इट इज क्या होगी, आएगी, उसको इंस्टॉल करने के लिए इंडिया के लोग काम नहीं करेंगे। ठीक है, वो सिटी स्कैन की मशीन को इंस्टॉल करने के लिए, MRI की मशीन को इंस्टॉल करने के लिए मान लो बेसिकली मित्सुबिशी ने अपने इंजीनियर्स भेजे, वो इंजीनियर्स यहाँ पे 2-3 महीने रहेंगे, काम करेंगे और फिर वापस यहाँ से क्या होंगे, चले जाएंगे। ठीक है, तो वो जो इंजीनियर्स है क्या उनको इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट मानोगे, द आंसर इज एब्सोल्युटली नो। ठीक है, तो जैसे देखो, इंजीनियर्स ऑफ मित्सुबिशी केम टू इंडिया टू इंस्टॉल द सिटी स्कैन मशीन्स इन अ लैब। तो ये कौन है, फॉरेन स्टाफ है, किसके, मित्सुबिशी के। मित्सुबिशी इंडिया की कंपनी है क्या, नहीं है सर, नॉन रेजिडेंट कंपनी है। क्लियर है बात। नेक्स्ट स्टाफ, क्रू मेंबर्स ऑफ फॉरेन वेसल्स और फॉरेन शिप्स, है ना भाई, एक फॉरेन वेसल या फॉरेन शिप कहाँ घूमता है, उसका काम ही है पानी में घूमना, है ना। अच्छा, पानी, मान लो वो शिप रशिया से रवाना हुआ और इंडिया में क्रूड लेके आया, या रशिया से रवाना हुआ कुछ कार्गोज इंडिया में लेके आया, यहां से अनलोडिंग करेगा, यहां से वापस सामान भरेगा, जहां जहां बेसिकली जाएगा, जिन जिन पोर्ट्स को टच करते हुए वहां पे सामान छोड़ता हुआ जाएगा। ठीक है, तो इन फॉरेन बेसिकली फिशिंग वेसल्स के ऊपर या फिर अपने पास में मान लो शिप्स के ऊपर मल्टीपल कंट्रीज का स्टाफ अवेलेबल होता है। अब हो सकता है वो इस शिप के अंदर, यहाँ पे बेसिकली शिप आया और 6 महीने वो शिप यहीं पड़ा रहा, ठीक है ना, 6 महीने वो शिप यहाँ पड़ा रहा। अब उनके स्टाफ को कौन से नेशन का रेजिडेंट माने, उनके स्टाफ को उन नेशन का रेजिडेंट मानेंगे जहां से वो लोग बेसिकली क्या करते हैं, बिलोंग करते हैं, ना कि वो बेसिकली जहां पे ट्रेवल कर रहे हैं, जहां पे रह रहे हैं। ठीक है, तो जो शिप्स के अंदर और वेसल्स के अंदर ट्रेवल करने वाला स्टाफ होता है, आप खुद सोचो, जो लोग बेसिकली पायलट्स हैं या जो एयर हॉस्टेसेस हैं, ठीक है, इनका रेजिडेंटशिप कैसे काउंट करोगे, 365 दिन में से कुछ दिन कहीं और है, कुछ दिन कहीं और है। ठीक है, तो अगर एयर इंडिया में कोई स्टाफ काम कर रहा है तो वो क्या है, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है। समझ रहे हो, इंडिगो में कोई काम कर रहा है तो कहां का रेजिडेंट है, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट। क्लियर हुई बात, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट, फॉरेन सिटीजन, क्या, फॉरेन सिटीजन हु हैव केम टू कंसर्न्ड कंट्री फॉर हॉलीडेज, स्टडीज, मेडिकल ट्रीटमेंट, कॉन्फ्रेंसेस, स्पोर्ट्स पर्पस, है ना, एज दे विल नॉट लिव इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर, है ना। भैया कोई अगर इंडिया में आ रहा है तो जनरली वो 1 साल या उससे ज्यादा नहीं रहेगा, छुट्टियां मनाने आए, स्टडीज के लिए आए। अच्छा, स्टडीज के लिए आप बोलो सर 1 साल से ज्यादा रह ले तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है, नहीं रहता है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 1-1.5 साल यहीं पड़ा रहा तो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट बन गया, नहीं अगर कर रहा है तो बेसिकली वो क्या होगा, इंडिया का नॉन रेजिडेंट होगा। कंडीशन क्या है,
1 ईयर और मोर एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट। क्या? 1 ईयर और मोर और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। बट जनरली ये लोग जो भी आते हैं यहाँ पे कि 1 साल से ज्यादा नहीं रहते हैं और बेसिकली वापस चले जाते हैं। और इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी क्या होता है? अपनी होम कंट्री में। तो जैसे देखो, सिटीजन्स ऑफ बांग्लादेश हु केम टू इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, दे विल नॉट बी रिगार्डेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द नेशन। बोलो क्लियर है क्या? बोलो क्लियर है क्या? चलिए, एक एक्सेप्शन है बेसिकली अपने यहाँ पे बॉर्डर वर्कर्स की। किसकी है? बॉर्डर वर्कर्स की। आप लोगों को पता है अपने पास में जैसे काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, वहाँ पे बॉर्डर पे इतनी तनातनी नहीं होती। जैसे यूनाइटेड किंगडम की बात करोगे, छोटी छोटी कंट्रीज से मिलके बना हुआ बेसिकली पूरा यूनाइटेड किंगडम। ऐसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो छोटे छोटे बेसिकली इन लोगों से मिला हुआ क्या है? ये पूरा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बसा हुआ है। यहाँ पे जो लोग बॉर्डर पे रह रहे हैं, ठीक है, वो मान लो शाम को तो एक कंट्री में काम कर रहे हैं, सुबह एक कंट्री में काम कर रहे और शाम को वापस लौट के क्या आ रहे हैं? अपने घर में आ रहे। समझ रहे हो? अपने जैसा नहीं है कि भैया इंडिया से पाकिस्तान में, पाकिस्तान से इंडिया। जो लोग बॉर्डर पे रह रहे हैं उनके लिए क्या इंडिया और क्या पाकिस्तान। जब पार्टीशन हुआ तो कई लोग ऐसे थे कि भैया उनका खेत आधा पाकिस्तान में था और आधा कहाँ था? इंडिया में था। ऐसे इंडिया नेपाल के बीच में बहुत सारी लेबर क्या करती है? चर्निंग कर रही होती है ना। इंडिया और बांग्लादेश क्या एक बॉर्डर ही तो है ना। कई सारी वेब सीरीज वगैरह आप लोगों ने देखी होगी कि खेत से बाईपास होकर बंदा निकल गया अपने पास में और इंडिया में आके इंडिया से क्या पहुंच गया? बांग्लादेश में पहुंच गया। ठीक है, तो ऐसे लोग जो बॉर्डर्स के ऊपर रहते हैं, कहाँ रहते हैं वो लोग? बॉर्डर्स के ऊपर रहते हैं, है ना। इनमें से कई लोग क्या करते हैं? काम करने के लिए पाकिस्तान जा रहे हैं और शाम को वापस लौट के क्या आ रहे हैं? इंडिया आ रहे हैं। काम करने के लिए बांग्लादेश जा रहे हैं, शाम को लौट के क्या आ रहे हैं? इंडिया आ रहे हैं। बांग्लादेश का वर्कर इंडिया आ रहा है, वापस काम करके क्या जा रहा है? बांग्लादेश जा रहा है। ठीक है ना। तो इनको कौन सी कंट्री का स्टाफ मानोगे? अच्छा, इसको इंडियन पर्सपेक्टिव में मत पढ़ो, इसको फॉरेन पर्सपेक्टिव में पढ़ो। ठीक है ना, कि यूनाइटेड किंगडम छोटे छोटे स्टेट से, छोटी छोटी कंट्री से मिलकर बना है। यूरोपियन यूनियन छोटी छोटी कंट्री से मिलकर बना है ना। कोई पर्सन एक जगह रह रहा है, 1 घंटे में दूसरी कंट्री, वापस शाम को एक दो अपनी कंट्री में आ गए। तो इनको कौन सी कंट्री का पर्सन मानोगे? इनको कौन सी कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट मानोगे? तो सुनना, बॉर्डर वर्कर्स क्या होते हैं? आर दोज हु क्रॉस द बॉर्डर्स ऑफ अ कंट्री रेगुलरली फॉर द पर्पज ऑफ वर्क। आई बात समझ में? जैसे कि यहां देखो, है ना, बेसिकली यहां से लोग यहां गए कुछ काम करने के लिए और नेपाल से लोग क्या है? काम करने के लिए यहां पे आ गए। ठीक है, ऐसे इंडिया से लोग भूटान गए और भूटान से लोग क्या आ गए? इंडिया में काम करने के लिए आ गए। आई बात समझ में? करतार साहब कॉरिडोर है, अगर अपन पंजाब से पाकिस्तान जाएंगे तो बाय रोड क्या जा सकते हो? आप पाकिस्तान में एंटर हो सकते हो, वहां से वापस क्या आ जाओगे? शाम को यहाँ आ सकते हो। तो अगर मान लो ये कंट्री का नेचर बड़ा फ्रेंडली होता कि ठीक है आप पाकिस्तान हो हम इंडिया हैं, लेकिन आपके लोगों को अगर यहाँ पे काम करना है तो वो सुबह आएंगे काम करने के लिए और शाम को क्या करेंगे? वापस चले जाएंगे। पॉसिबल है। समझ रहे हो क्या मेरी बात को? जैसे कोई इंसान राजस्थान और गुजरात बॉर्डर पे रहता है, तो राजस्थान से जब अपन गुजरात में एंटर करते हैं तो बनासकाठा आता है बीच में। ठीक है ना, तो अपन शाम को सुबह तो काम करने के लिए बनासकाठा गए और शाम को क्या कर गए? वापस आ गए। जोधपुर से जैसे पाली लोग अप डाउन कर रहे हैं, जयपुर से लोग दिल्ली अप डाउन कर रहे हैं, जयपुर से गुड़गांव अप डाउन कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? तो ऐसे 2-3 घंटे का ट्रैवल क्या है? बहुत अमूमन बात है। और अभी एक बेसिकली मैंने बीच में कई न्यूज रिपोर्ट पढ़ी थी, यूएस की एक बंदी थी, ठीक है ना, शी इज द मदर ऑफ 2, और वो एक नेशन से दूसरे नेशन के अंदर ट्रैवल करती है, कारण कि वो वहाँ की किसी एयरवेज कंपनी के अंदर है। ठीक है, तो जिस जगह पे वो अपॉइंटेड है, वो उसका हेड ऑफिस है, वहाँ पे रेंट बहुत महंगा है, तो वो डेली का 2-3 घंटे फ्लाइट लेके अपने हेड ऑफिस जाती है और शाम को वापस डेली का 2-3 घंटे फ्लाइट लेके क्या आती है? वापस अपने घर पे आती है। ठीक है ना, स्टोरी पढ़ना, बड़ी वायरल स्टोरी है। ठीक है ना, मदर ऑफ 2 ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट 4 आवर्स और 8 आवर्स अ डे। ठीक है ना, इस तरीके का कुछ स्टोरी है पूरा के पूरा। ठीक है, मेरे को कभी मिलेगा तो मैं तुम लोगों को दिखाऊंगा। ठीक है ना, क्योंकि वो जहां रह रही है वहां पे रेंट बहुत कम है और जहां काम कर रही है वहां पे रेंट क्या है? बहुत ज्यादा। कंपनी क्योंकि उसको फ्री ट्रैवल का फैसिलिटी दे रही है और अच्छी पोजीशन पे है, तो शी इज ट्रैवलिंग डेली, वैसा। ठीक है, तो इस तरह के जो लोग हैं ना, जो डेली अप डाउन करते हैं, इनको कहां का आप लोग मानोगे? है ना, क्लियर? सो दीज वर्कर्स विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री टू विच दे बिलोंग टू एंड नॉट ऑफ द कंट्री वेयर दे वर्क। क्योंकि शाम को लौट के बंदा घर पे आ रहा है ना, वो पैसा कमा के ला कर रहा है, घर में ही ला रहा है, उसका इंटरेस्ट कहाँ पे? अपने घर में ही है। खर्चा क्या कर रहा है? अपने घर में ही कर रहा है। तो उसको उस नेशन का मानेंगे जहां से वो बिलोंग करता है, ना कि जहां पे वो काम करता है, ना कि जहां पे वो काम करता है। ठीक है ना, एग्जांपल्स क्या हो गया? जैसे फार्मर्स ऑफ पंजाब हु हैव देयर लैंड्स डिवाइडेड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एंड क्रॉसिंग बॉर्डर्स रेगुलरली आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया। है ना, तो जो फार्मर्स ऑफ पंजाब है इनको क्या मानोगे? नॉर्मल रेजिडेंट्स। आप किसका मानोगे? इंडिया का मानोगे या पाकिस्तान का मानोगे? इंडिया का मानोगे। बोलो क्लियर है क्या?
बोलो क्लियर है क्या? तो फटाफट से एक रीडिंग लगा लो इन 5 पॉइंट की, और किसी में भी दिक्कत हो तो बताओ फटाफट से। एवरीवन, इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम तो फटाफट से बताओ। है कोई इशू? एनी सॉर्ट ऑफ डाउट टू एनी वन ऑफ यू? नो? ठीक है, डू नॉट इंक्लूड। ऑलराइट, 5 पॉइंट्स हैं, बहुत इजी इजी से पॉइंट्स हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, सिमिलरली नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री इंक्लूड, कोई दिक्कत? होपफुली नो। ठीक है, बैठ के पढ़ाने में तुम लोगों के चेहरे आसानी से दिख पा रहे हैं मेरे को, है ना? आ जाओ फटाफट से प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, क्विक, जल्दी से बताओ। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया? फर्स्ट, क्विक, इंडियंस वर्किंग इन एम्बेसी ऑफ जापान इन इंडिया। कहां पे है एम्बेसी ऑफ जापान? है कहां पे? इंडिया में है। और काम कौन कर रहा है? इंडियन काम कर रहा है। तो ये रहेगा कहां पे? 365 डेज इंडिया में ही रहेगा। इसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहां पे है? इंडिया में ही है। तो क्या ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है? यस सर। क्लियर है क्या? बोलो हाँ। ठीक है, नेक्स्ट, लोकल पीपल वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ, लोकल पीपल यानी इंडिया के लोग, वर्किंग इन द ऑफिस ऑफ IMF इन इंडिया। बोलो क्लियर है क्या? इंक्लूड होगा या नहीं होगा? दे विल बी रिगार्डेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द नेशन दैट इज इंडिया, नो मैटर ये IMF में काम कर रहा है, एम्बेसी ऑफ जापान में काम कर रहा है, कहीं पे भी काम कर रहा है। हाँ, इनकी जो इनकम होगी वो क्या होगी? फीफा। क्या होगी? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज फैक्टर इनकम फ्रॉम डोमेस्टिक टेरिटरी। ये किस में इंक्लूड होगा? एज अ फीफा इंक्लूड होगा। बोलो क्लियर है क्या? नेक्स्ट बात करते हैं, जापानीज वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान। अब बताओ, एम्बेसी किसकी? इंडिया की। लोकेटेड कहां पे? जापान में। लेकिन उसमें काम कौन कर रहा है? जापानीज। तो जब इंडिया का बंदा जापानीज एम्बेसी में काम कर रहा है, उसको तुम इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट मान रहे हो। तो जापान का बंदा जो जापान में ही काम कर रहा है लेकिन काम इंडियन एम्बेसी में कर रहा है ना? मान लो जापान का हाउसकीपिंग स्टाफ इंडिया की एम्बेसी धोने साफ करने आ रहा है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट हुआ क्या? नहीं सर, वो जापान का नॉर्मल रेजिडेंट हुआ, क्योंकि वो इंडिया काम करने के लिए नहीं आ रहा है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट, इंडियन मुस्लिम्स गोइंग फॉर द हज पिलग्रिमेज। इंडिया के कुछ मुस्लिम्स हैं, रिचुअल्स होते हैं उनके कि भैया जीवन में एक बार हज की यात्रा करनी है। ठीक है, अब हज की यात्रा करने जाएंगे तो ये क्या साल 2 साल 3 साल सऊदी रहेंगे क्या? नहीं ना, जाएंगे महीना 2 महीना 3 महीने वापस आ जाएंगे। यानी दे विल बी गोइंग देयर फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और लेस। और इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहां होगा? इंडिया में ही होगा। सो क्या इनको तुम इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट मानोगे या नहीं मानोगे? मानेंगे या नहीं मानेंगे? मानेंगे, राइट। नेक्स्ट, इंडियंस गोइंग टू इंग्लैंड फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। बड़े रईस इंसान है हमारे यहाँ पे, ठीक है ना, घूमने चले गए बाहर कहीं पे, ठीक है ना। तो इनको क्या करोगे भैया? इंडियंस गोइंग टू इंग्लैंड फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच, है ना। तो कंडीशन क्या लगेगी? 1 साल से कम वापस आएंगे ना, लौट के बुद्धू घर को आए। तो बहुत सिंपल सी बात है, दे विल बी ट्रीटेड एज नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ नेशन, है ना। यहाँ पे टिक का मतलब तो क्या है? नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, और इसका मतलब क्या है? नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है क्या? चलो नेक्स्ट बात करते हैं, फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट्स केम टू इंडिया फॉर इंस्टॉलिंग द मशीनरी। कौन है भैया? फॉरेन टेक्निकल एक्सपर्ट है, इंडिया आए किस काम के लिए? मशीनरी को इंस्टॉल करने के लिए। बताओ नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है? नहीं है ना। क्यों? क्योंकि 1 साल से कम रह रहे हैं और वापस अपने घर को चले जाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज इंडियंस वर्किंग इन WHO ऑफिस लोकेटेड इन इंडिया। इंडियंस काम कर रहे हैं, कहां पे काम कर रहे हैं? WHO ऑफिस में। ये लोकेट कहां कर रहा है? इंडिया में लोकेट कर रहा है। तो है कौन? इंडियन। 1 साल या उससे ज्यादा कहां रह रहे हैं? इंडिया में। इनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहां है? इंडिया में। नो मैटर ये WHO ऑफिस में काम कर रहे हैं। इसकी इनकम को क्या बोलेंगे? फीफा। क्या बोलेंगे इसकी इनकम को? फीफा। आई बात समझ में? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है? है सर, ठीक है। US एम्बेसडर, आंख बंद करके करो, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं है।
वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया। अच्छा, यूएस एम्बेसी क्या इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट है? ना तो यूएस एम्बेसी इंडिया की नॉर्मल रेजिडेंट है, ना ही यूएस एम्बेसडर इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है। मैंने क्या कहा, जब नॉर्मल रेजिडेंट की बात करते हैं, सो वी हैव टू थिंग्स, फर्स्ट इज पर्सन एंड सेकंड इज इंस्टीट्यूशन। समझ गए? अमेरिकन वर्किंग इन WHO ऑफिस इन इंडिया, इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है क्या? अमेरिकन नहीं है ना। क्या बोल रहे हैं अपन? फॉरेन स्टाफ अगर कोई इंटरनेशनल एजेंसीज में काम करता है तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होगा। क्लियर है? क्लियर है, तो ये भी नहीं है। नेक्स्ट देखो, HSBC बैंक इन इंडिया। अब HSBC का फुल फॉर्म क्या है, याद है किसी को? इज देयर एनीवन हु नोज? ठीक है ना, HSBC हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। क्या है? हांगकांग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन। अब ये बैंक है, इंडिया में काम कर रही है, क्या करने आई? ये कोई फॉरेन कॉन्सुलेट है क्या? कोई फॉरेन एम्बेसी है क्या? फॉरेन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है क्या? तो इसके ऊपर रूल किसके चलेंगे? इंडिया के रूल चलेंगे। तुम बाहर के बैंक हो लेकिन रूल किसके चलेंगे भैया? इंडिया के चलेंगे। तो इट इज लाइक अ नॉर्मल इंस्टीट्यूशन। ये क्या है बेटा? बिल्कुल नॉर्मल इंस्टीट्यूशन की तरह है। तो HSBC बैंक जो इंडिया के अंदर है, क्या ये इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट है? अरे हाँ, नॉर्मल रेजिडेंट है सर। इंस्टीट्यूशन है ना, एक साल या उससे ज्यादा इंडिया में ही काम कर रहा है, इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी कहां पे? इंडिया में है। यहां पे अगर हांगकांग की क्या होती है, डिप्लोमेट ऑफिस होता, एम्बेसी होती, कॉन्सुलेट होता, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं होता। क्लियर है बात? क्लियर है बात? HSBC ऐसी बार्कलेज बैंक ऑफ लंदन की ब्रांच अगर इंडिया में है, बार्कलेज बैंक ऑफ लंदन की ब्रांच अगर इंडिया में है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट होगा या नहीं होगा? होगा सर। अगर वो एम्बेसी होता, कॉन्सुलेट होता, फॉरेन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट होता तो इंक्लूड नहीं होता। इन तीनों के अलावा कोई भी है तो वो इंक्लूड होगा। नेक्स्ट देखो, क्रू मेंबर्स। क्या? क्रू मेंबर्स ऑफ अमेरिकन शिप विच केम टू इंडिया। शिप कहां का? अमेरिका का। क्रू मेंबर कहीं के भी हो, माने किसके जाएंगे? जहां से वो बिलोंग करते हैं, इंडिया के नहीं माने जाएंगे। इसी तरीके से मैं बोलूं क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप, क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप ट्रेवलिंग फ्रॉम रशिया टू यूएसए, इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंट माने जाएंगे क्योंकि इंडियन शिप के क्रू मेंबर्स। क्लियर है क्या? आई बात समझ में? सिटीजन ऑफ बांग्लादेश हु केम टू इंडिया फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, लौट के बुद्धू घर को जाएंगे वापस। ठीक है ना, तो इसको भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं मानोगे क्योंकि ये एक साल और उससे ज्यादा इंडिया में नहीं रहेंगे। प्लस इनका जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है वो भी कहां पे होगा? इनके नेशन में, ना कि हमारे यहां पे। बोलो क्लियर है? बराबर क्या? होपफुली यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी तुमको। ठीक है, आगे की जो कंटेंट है अपने को वो हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। क्या क्या पढ़ लिया अपन ने? क्लियर है ना तुम लोगों को? ठीक है, स्टार्ट कहां से किया था हम लोगों ने? मैंने कुछ फैक्ट्स बताए थे तुम लोगों को और उसके बाद आगे बात करी थी। ठीक है, चलो देखो लाइटें भी मेरा साथ नहीं दे रही है।